साथियों, चैप्टर 93 में हमने आपसे नक्षत्रपति की अपने उच्च भाव से नवम दूरी के बारे में बात की थी। आइए अब आज हम नक्षत्रपति यदि अपनी उच्च से दसम भाव में बैठे हों तो क्या फल होंगे, इसके बारे में जानते हैं। आज हमने नक्षत्रपति के रूप में बुध को लिया है, जिससे आपको बुध की फल देने की प्रवृत्ति के बारे में कुछ पता चलेगा और एक ऐसी स्थिति के बारे में पता चलेगा जब उच्च भाव और दूरीजन्य भाव आमने सामने ही पड़ते हों, जैसा कि आज की उदाहरण कुंडली में आप देखेंगे। तो आइए अब हम उदाहरण कुंडली को देखते हैं। यहाँ पर आप मिथुन लग्न की एक कुंडली देख रहे हैं और चंद्रमा कर्क राशि द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, जो कि अश्लेषा नक्षत्र के पहले चरण में है। अश्लेषा नक्षत्र का स्वामी बुध होता है, इसलिए यहाँ बुध नक्षत्र स्वामी होंगे और बुध यहाँ स्वराशि मिथुन में ही बैठे हुए। अब भावेश के नाते हम देखें तो बुध यहाँ पर लग्नेश हैं। अब सबसे पहले बुध के फल देने की प्रवृत्ति समझिए। बुध जिस स्थान पर बैठते हैं उस स्थान को बढ़ा देते हैं और वहां जो राशि होती है उसको डीएक्टिवेट करेंगे। यानी यहाँ पर बुध ने लग्न को एक्टिव किया और मिथुन राशि में बैठने के कारण ये तीसरे भाव को डीएक्टिवेट कर दिया है। अब यहाँ पर बुध की दृष्टि के बारे में बात करना जरूरी है। बुध की आप जानते हैं सिर्फ 7वीं दृष्टि होती है, तो बुध की 7वीं दृष्टि यहाँ सप्तम भाव पर है। तो इसका फल क्या होगा, इस सप्तम भाव को यहाँ डीएक्टिवेट करेंगे और इस सप्तम भाव में ये जो धनु राशि है इस धनु राशि को एक्टिव करेंगे, यानी नवम भाव को एक्टिव कर देंगे। यह बुध की दृष्टि की वजह से सप्तम भाव डीएक्टिवेट हुआ और नवम भाव एक्टिव हो गया। इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लें। अब यहाँ तक हमने देख लिया कि लग्न और नवम ये एक्टिव हैं, तृतीय और सप्तम ये डीएक्टिवेट हो, और यह जो स्थिति बनी यह बुध के फल देने की प्रवृत्ति की वजह से बनी है। अभी इनका उच्च और नीच वाला तो आपने समझ ही लिया है। तो उच्च और नीच ये जो अभी तक आप देखते आए हैं वहां पर यह फार्मूला नहीं लगेगा। अब यहाँ पर बुध है, ये एक अजीब सी स्थिति में फंसा है। इसकी उच्च चौथे भाव में है, इस नाते इन्होंने चौथा भाव तो एक्टिव करना था, कर दिया। अब यहाँ से इनकी दूरी है दसम, तो दसम को एक्टिव करना चाहिए, पर दसम में इनकी नीच राशि मीन पड़ी हुई है, तो ये दसम को डीएक्टिवेट करेंगे ही। एक पेच इसमें और है कि नीच से दूरीजन्य भाव को भी इनको डीएक्टिवेट करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर स्थितियां आप देख रहे हैं कि कितनी उल्टी हो गई हैं। तो कोई भी ग्रह की आप यह समझ लीजिए यह प्रवृत्ति होती है कि वह अपने उच्च राशि वाले भाव को एक्टिव करेगा। बाकी दुनिया जाती हो तो जाए, उसको उसकी परवाह नहीं है। यहाँ पर दसम तो एक्टिव होने से रहा, क्योंकि इनको तो यहाँ चतुर्थ को बचाना है, तो दसम तो जाएगा ही। और इस नीच से चौथी जो दूरी है उस हिसाब से तो यह चौथा भी जाना चाहिए, तो फिर यहाँ तो पूरा ही ग्रह खत्म हो जाएगा। तो इस स्थिति की कोई भी कुंडली आए, किसी भी ग्रह की हो, वहां सिर्फ उच्च भाव को देखना है। सामने जो भाव दूरीजन्य भाव जो जाते हैं उनको छोड़ दीजिए, यहाँ सिर्फ ये चतुर्थ बढ़ाएगा। तो ये चतुर्थ बढ़ गया। लग्न और नवम इनकी फल देने की प्रवृत्ति और दृष्टि की वजह से एक्टिव हुआ, चतुर्थ इनकी उच्च की वजह से एक्टिव हुआ। यहाँ पर तृतीय भाव यह इनकी स्थिति के कारण हुआ, क्योंकि ये लग्न में बैठे हैं, तो लग्न को बढ़ा के वहां की राशि मिथुन को डीएक्टिवेट करके तीसरा कमजोर कर दिया। सातवां इनकी दृष्टि की वजह से डीएक्टिवेट हो गया और 7वें भाव में ये जो धनु राशि है इस वजह से ये नवम भाव एक्टिव हो गया। इस इक्वेशन को आप अच्छी तरह से ध्यान में रखिए। अन्य ग्रहों में भी ऐसी स्थितियां आपको मिलेंगी, वहां पर यही फार्मूला काम में लेना है। यानी किसी भी ग्रह के बारे में आप समझ लीजिए, उसको अपने भावेश होने के नाते उस भाव को बचाना है और अपनी उच्च राशि को बचाना है। इन दोनों भावों को किसी भी हालत में कोई भी ग्रह नहीं छोड़ेगा। उनकी नीच से दूरी वगैरह ये अगर सामने इस तरह से उलझती हैं तो वो उनको छोड़ देगा। यहाँ पर सिर्फ आपको यही फार्मूला काम में लेना है।
अब इस स्थिति को आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझ लीजिए, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और अपने नोट्स बना लीजिए, ये आगे भी बहुत काम में आने वाला है। अब यहाँ देखिए 1, 4, 9 तीन भाव एक्टिव हैं, तो ये लग्न एक्टिव है, मतलब जातक प्रतिष्ठित होगा, अहम होगा, अच्छा सम्मानित होगा, लग्न के इसको ये फल मिलेंगे। चतुर्थ और नवम दोनों के दोनों एक्टिव हैं, तो इसको भाग्य का भी सहारा मिलेगा नवम एक्टिव होने से। और ये तीसरा भाव कमजोर है, मतलब बिना मेहनत ही इसको भाग्य से ज्यादा प्राप्तियां होंगी, इतनी मेहनत मशक्कत मजदूरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये 3, 7 और 10 ये तीन भाव यहाँ पे डीएक्टिवेट हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, तृतीय कमजोर है, मतलब इसको मेहनत मशक्कत की जरूरत नहीं पड़ेगी, छोटे भाई बहनों का सहयोग नहीं मिलेगा, मतलब तीसरे से संबंधित कारकत्व आप देखिए यहाँ पे उन कारकत्वों में कमी आएगी। इसी तरह 7वें भाव के कारकत्व देखिए, 7वें भाव के कारकत्वों में मुख्य रूप से जैसे पत्नी को कोई रोग रह सकता है, पत्नी को कुछ खटपट रह सकती है आपस में, साइड धंधों में ये नहीं उलझेगा, चोट चोरी दुर्घटना इनसे बचा रहेगा, क्योंकि यहाँ सप्तम डीएक्टिवेट हो रहा है। इसी तरह 10वीं डीएक्टिवेट है, मतलब पिता का साथ सहारा भी कम मिलेगा, राज्य सरकार या सरकारों से इसको कोई लाभ होने की कोई गुंजाइश नहीं है। इस तरह से इन भावों के कारकत्वों को देखते हुए आप अपने प्रश्नों का जवाब ढूंढ सकते हैं और परफेक्ट उन्हीं कारकत्वों में आपको अपने प्रश्नों के जवाब मिलेंगे। आप सिर्फ इस तरह से भावों का एक्टिव होना और डीएक्टिवेट हो जाना, इसको अभ्यास कर लीजिए तो ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा और फलित भी आप बिल्कुल परफेक्ट कर पाएंगे। अब बात रह जाती है चंद्र कुंडली की, तो आइए अब चंद्र कुंडली के विषय में समझ लेते हैं। चंद्रमा से द्वादश बैठे हैं बुध नक्षत्रपति, तो ये इनको द्वादश संबंध यहाँ पर मिला है। अब चंद्रमा की आप एक और विशेषता देखिए, द्वादश में इनकी उच्च है और वहां से दूरी तृतीय है, वृष राशि 12वें भाव में है और वहां से दूरी चंद्रमा की तीसरी है। तीसरा भाव नक्षत्र स्वामी द्वारा पहले ही डीएक्टिवेट किया जा चुका है, लेकिन चंद्रमा इसको बढ़ा रहा है। तो इस स्थिति में यह इनलाइन नहीं है, ये जब भी दूसरी दशा अंतर दशा आएंगी उस हिसाब से इनका तीसरे भाव के फल मिलना नहीं मिलना, ये इस तरह का कार्यक्रम रहेगा। जब भी इस तरह के पोजीशन बने, जैसे महादशानाथ और अंतरदशानाथ के बीच या नक्षत्रपति या चंद्रमा के बीच, तो ये इस तरह के फल मिलते हैं। अब ये जो 12वां संबंध चंद्र और बुध का हमको मिला है, इस 12वें का मतलब क्या है? 12वें का मतलब यही है, इसको हर हालत में विदेश जाना ही पड़ेगा। कारण ये बुध नक्षत्र स्वामी खुद लग्नेश है, तो लग्न को यानी खुद को ही विदेश जाना पड़ेगा, यानी इसको विदेश में ही उन्नति होगी। यह अपने जन्म स्थान या देश में रह के उन्नति नहीं कर पाएगा। तो आज हमने बुध को उदाहरण के रूप में लिया था, जिसमें एक विशेष बात आपने देखी कि उच्च भाव और नीच भाव के बारे में कैसे देखना है। आशा करते हैं आपने इस स्थिति को अच्छी तरह से समझ लिया होगा और ऐसी स्थिति किसी भी ग्रह के साथ कहीं भी बने, जरूरी नहीं है कि वह नक्षत्र स्वामी ही हो, कोई भी ग्रह की दशा अंतरदशा में जब भी ऐसी स्थितियां बने तब आपको यही फार्मूला अपनाना है। अब आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं और अगली बार आपसे मिलते हैं इससे आगे के भाव के बारे में बात करने के लिए। तब तक के लिए जय जय सिया राम।